हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अवधारणा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक तथा उनके शैक्षिक निहितार्थ। बच्चे समझ नहीं पाते कि शैक्षिक निहितार्थ का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि इसका व्यक्तिगत, जैसे यहाँ पे टॉपिक क्या, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, तो यहाँ पे यह शैक्षिक निहितार्थ का मतलब बन जाता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शिक्षा में क्या उपयोग है। तो शैक्षिक निहितार्थ का क्या मतलब होता है कि शिक्षा में क्या उपयोग है। जिस भी टॉपिक, जैसे यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता है तो यहाँ पे हमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं की शिक्षा में उपयोग बताने हैं। अगर कुछ और टॉपिक होता तो उसके हमें शिक्षा में उपयोग बताने होते। अब हम देखेंगे सबसे पहले क्या है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं, रुचियों, बुद्धि, व्यवहार और व्यक्तित्व में दूसरों से अलग होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। इसका मतलब होता है कि कभी भी जो दो व्यक्ति होते हैं वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। हम सोचते हैं जो जुड़वा लोग हैं या जुड़वा बच्चे होते हैं वो सेम होते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट होता है, उनकी जो हैबिट्स होती है, वो सब क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कभी भी दो व्यक्ति, दो बच्चे, दो लोग कभी भी सेम नहीं हो सकते। इसी को क्या बोलते हैं हम? व्यक्तिगत विभिन्नताएं बोलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के बीच पाई जाने वाली इन्हीं अंतरों को व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहा जाता है। अब हम यहाँ पे क्या शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ेंगे, क्योंकि बीएड है तो वहाँ पे हमें स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना होता है क्वेश्चंस को। तो शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के बीच पाए जाने वाले इन्हीं अंतरों को, तो जो भी बच्चे के बीच जो डिफरेंस पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल उनका, किसी बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट पसंद होता, किसी को पढ़ाई पसंद होती है, किसी का खेलों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ये सभी चीज़ क्या कहलाती है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं। प्रभावी शिक्षण के लिए इन विभिन्नताओं को समझना आवश्यक है। ऑब्वियसली अगर हम ये समझ नहीं पाएंगे कि किस बच्चे को क्या पसंद है या किस बच्चे का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, किस फील्ड में ज़्यादा है, तो हम उनको अच्छे से शिक्षा नहीं दे पाएंगे, उनका सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम सभी स्टूडेंट्स को सेम इक्वल ही अगर उनको ट्रीट करेंगे, अगर हम उन्हें सेम लेवल का जो क्वेश्चंस है वो देंगे, तो वो कुछ बच्चे कर पाएंगे बट कुछ बच्चे उनमें से कुछ नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि हर किसी का जो लेवल होता है सीखने का, इंटरेस्ट का, वो सभी डिफरेंट होता है। इसलिए हमें हर बच्चे का इंटरेस्ट को जानना चाहिए, उनके लेवल्स को जानना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें उनको शिक्षा देनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इसका अर्थ। जब दो व्यक्तियों के गुण, सोचने की क्षमता, सीखने की गति और व्यवहार में अंतर पाया जाता है तो उसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। तो जो व्यक्ति के गुण, सोचने की क्षमता, सीखने की गति और व्यवहार में अंतर पाया जाता। ऑब्वियसली कुछ बच्चों के हम देखते हैं, कुछ बच्चे किसी चीज़ में गुणवान होते हैं, कुछ किसी चीज़ में। सोचने की क्षमता, कुछ बच्चे का जो इंटेलिजेंस लेवल है या हम थिंकिंग लेवल देखेंगे तो वो बहुत जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, बट वहीं पर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको टाइम लगता है, सोचने में टाइम लगता है, या वो इस लेवल का नहीं सोच पाते। सीखने की गति, ऑब्वियसली कुछ बच्चे जल्दी चीज़ों को सीख लेते हैं और कुछों को थोड़ा टाइम लगता है। और व्यवहार में अंतर, कुछ शांत स्वभाव के होते हैं जिनको हम इंट्रोवर्ट बोलते हैं, कुछ को एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। तो क्या है, इन चीज़ों में डिफरेंस पाया जाता है, इन्हीं को क्या हम बोलते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता। परिभाषा। व्यक्तिगत विभिन्नता से आशय व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विभिन्नताओं से है। तो हमें ये देखना है कि जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है वो किसी एक लेवल पर नहीं होती, बल्कि वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक भिन्नताओं, मतलब सामाजिक लेवल पर भी पाई जाती है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने प्रस्तावना लिखी। प्रस्तावना में हमें सब कुछ एक्सप्लेन कर देना है, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइंस होती है वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अर्थ में हम केवल व्यक्तिगत भिन्नता को ही एक्सप्लेन करेंगे, और परिभाषा के अंदर कुछ साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो अपनी अपनी परिभाषाएं देती है, उनकी परिभाषा को हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे थॉर्नडाइक की परिभाषा ली है। थॉर्नडाइक के अनुसार कोई भी दो व्यक्ति अपनी क्षमता और गुणों में पूरी तरह समान नहीं होते। तो ये क्या है, थॉर्नडाइक ने अपनी परिभाषा दी थी व्यक्तिगत भिन्नता की। और अब है हेनरी ने दी है, व्यक्तिगत भिन्नताओं से है जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति
शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से अलग बनाती है। तो यहाँ पे हर क्वेश्चन में, जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे हमें सबसे पहले प्रस्तावना लिखनी है। उसके बाद जिस टॉपिक पर वो क्वेश्चन है, उस टॉपिक को हमें उसका अर्थ बताना है। उसके बाद क्या होता है, हमें परिभाषा देनी है। अब परिभाषा में हमें किसी भी साइकोलॉजिस्ट का नाम मेंशन करना है और हम परिभाषा को लिखेंगे। हमें कई बार क्या होता, कई बार क्या मोस्टली हमें याद नहीं रहता कि किस साइकोलॉजिस्ट ने क्या परिभाषा दी है, तो हम अपने पास से भी, क्योंकि किसी को याद नहीं होता, मोस्टली हर कोई साइकोलॉजिस्ट एक ना एक परिभाषा देते हैं टॉपिक पे, तो हम कुछ साइकोलॉजिस्ट के नाम या लर्न कर लेंगे और उन्हीं को मेंशन करेंगे एग्ज़ाम में। बस लिखने का थोड़ा तरीका देख लेना और उसको एक्सप्लेन कर देंगे अपने वर्डों में, वो भी चल जाता है। अब क्या है उदाहरण, कक्षा में कुछ छात्र गणित में अच्छे होते हैं, कुछ खेल में या कला में। यदि शिक्षक सबको एक ही तरीके से पढ़ाए तो कई छात्र पीछे रह सकते हैं। तो यहाँ पे वही बात मेंशन की है कि हर बच्चे का जो लेवल है वो अलग होता है। कुछ बच्चे किस फील्ड में अच्छे होते हैं, कुछ अलग फील्ड में अच्छे होते हैं। तो इसलिए जो टीचर है उसको हर स्टूडेंट का इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, ताकि वो उनको उन्हीं लेवल्स पे क्या शिक्षा दे सके और उनका सर्वांगीण विकास कर सके। अब क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की विशेषताएं। हर व्यक्ति अद्वितीय होता है। सबसे पहले अगर जैसे यहाँ पे क्या, व्यक्तिगत भिन्नताओं की विशेषताएं, अब हमने जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे ये हेडिंग डाली है, तो हमें यहाँ पे एक लाइन और अलग से मेंशन करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हमें कुछ लर्न नहीं है तो, कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं निम्नलिखित है। हमें हेडिंग के बाद एक लाइन ऐसी मेंशन करनी है, उसके बाद पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। तो वो हम कुछ भी लिख सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बता के, और फिर हम आगे मेंशन कर सकते हैं कि इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। वो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालता है। अब यहाँ पे क्या पॉइंट फर्स्ट है, हर व्यक्ति अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, यूनिक होता है। भिन्नता शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में होती है। ऐसा नहीं है कि केवल हम शारीरिक दिखने में भिन्न होते हैं, नहीं, मेंटल लेवल पर भी भिन्न होते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं सामाजिक लेवल पर भी भिन्न होते हैं, और ऐसे कई और भी एस्पेक्ट है जिन पर दो व्यक्ति क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। सीखने की गति अलग अलग होती है। ऑब्वियसली सीखने की गति अलग होती है। रुचि और प्रतिभा में अंतर होता है। व्यक्तिगत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। अब इसके बाद हमने क्या मेंशन किया, व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार। हम किसी भी टाइप का फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हैं, बट ये कंपलसरी है कि हमें फ्लो चार्ट यूज़ करने ही करने, एटलीस्ट 2 to 3, मतलब 2 या 3 तो हमें फ्लो चार्ट मेंशन करने ही है। जैसे हमने यहाँ पे किया है, फर्स्ट है शारीरिक भिन्नता, सेकंड है बुद्धि संबंधी भिन्नता, थर्ड है रुचि एवं अभिरुचि भिन्नता, फोर्थ है व्यक्तित्व भिन्नता, उसके बाद है फिफ्थ है भावनात्मक भिन्नता, सिक्स्थ है सामाजिक भिन्नता। अब हमने पीछे जो फ्लो चार्ट बनाया था उसमें जो भी पॉइंट्स मेंशन किए थे वहाँ पर इनको क्या एक्सप्लेन किया गया है। अब जैसे यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार, यहाँ पे वो लाइन मैंने मेंशन की है। जैसे कि मैंने पीछे बोला था कि अगर हम कोई हेडिंग डालते हैं तो पहले हमें एक लाइन ज़रूर से वहाँ पे क्या एक्सप्लेन करनी है। यहाँ पे क्या, फर्स्ट पॉइंट शारीरिक भिन्नता, लंबाई, वजन, रंग, स्वास्थ्य, शक्ति आदि में अंतर पाया जाता है। शारीरिक भिन्नता का मतलब क्या है, शरीर के आधार पर जो भिन्नताएं होती है, जैसे कि लंबाई में अलग होना, वजन में अलग होना, रंग में, स्वास्थ्य में, ये सभी क्या होती है, शारीरिक भिन्नता। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, कुछ विद्यार्थी लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ मजबूत होते हैं तो कुछ कमज़ोर होते हैं। फिर क्या है, बौद्धिक भिन्नता, विद्यार्थियों की सोचने, समझने और समस्या हल करने की क्षमता अलग अलग होती है। उदाहरण, कोई छात्र जल्दी समझ लेता है तो किसी को अधिक समय लगता है। थर्ड है रुचि और अभिरुचि की भिन्नता, हर विद्यार्थी की पसंद अलग होती है। उदाहरण, कोई गणित पसंद करता है, कोई खेल या संगीत पसंद करता है। व्यक्तिगत की भिन्नता, कुछ विद्यार्थी शांत होते हैं, कुछ बहुत सक्रिय और मिलनसार होते हैं। कोई छात्र नेतृत्व करना पसंद करते हैं तो कोई अकेले काम करना पसंद करते हैं। फिफ्थ है यहाँ पे भावनात्मक भिन्नता, भावनाओं की नियंत्रित करना की क्षमता अलग अलग होती है। उदाहरण, कोई छोटी बात पर दुखी हो जाता है, कोई शांत रहता है। अब यहाँ पे सिक्स्थ है सामाजिक भिन्नता, समाज में व्यवहार और घूमने मिलने की क्षमता अलग होती है। उदाहरण, कुछ विद्यार्थी जल्दी दोस्त बना लेते हैं तो कुछ संकोची होते हैं।
अब यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के शैक्षिक निहितार्थ, इसका मतलब क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शिक्षा में क्या उपयोग है। शिक्षक को कक्षा में विभिन्न क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करना चाहिए। इसके प्रमुख शैक्षिक निहितार्थ निम्नलिखित है। जी हाँ, जैसे यहाँ पे हमने हेडिंग डाली है तो हमने यहाँ पे कुछ लाइंस एक्सप्लेन की है, देन हमने वो फ्लो चार्ट डायग्राम यहाँ पे मेंशन किया है। तो सबसे पहले क्या होती है, शिक्षण विधियों में विविधता। हाँ, ऑब्वियसली हमें शिक्षण जो विधियाँ होती है उनमें विविधता रखनी चाहिए, हर स्टूडेंट के लिए अलग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सेकंड क्या, व्यक्तिगत ध्यान देना। थर्ड क्या, लचीला पाठ्यक्रम। फोर्थ क्या है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए विशेष अवसर। फिफ्थ क्या है, कमजोर विद्यार्थियों के लिए सहायक शिक्षक। सिक्स्थ क्या है, रुचि आधारित शिक्षा। सेवंथ क्या है, मार्गदर्शन एवं परामर्श की व्यवस्था। एट्थ है यहाँ पे सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का आयोजन। नाइन्थ क्या है यहाँ पे, मूल्यांकन की विविध विधियाँ। टेंथ है यहाँ पे अनुकूल कक्षा वातावरण। फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, शिक्षण विधियों में विविधता। सभी विद्यार्थियों को एक ही तरीके से पढ़ाने की बजाय अलग अलग विधियाँ अपनानी चाहिए। हर स्टूडेंट एक ही मेथड से नहीं समझ सकता, इसलिए हमें हर स्टूडेंट के लिए जिस लेवल पे वो सीख सकते हैं उसी लेवल की हमें क्या शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। व्यक्तिगत ध्यान देना, कमज़ोर और विद्यार्थियों पर, कमज़ोर और यहाँ पे प्रतिभाशाली होगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों पर अलग ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब क्या है, बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो कमज़ोर बच्चों को इग्नोर कर देते हैं ये सोच कर कि इनको समझ नहीं आता। कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि जो प्रतिभाशाली जो स्टूडेंट होते हैं, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, इन्हें समझाने की नीड नहीं है, हमें केवल कमज़ोर स्टूडेंट पर फोकस करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, दोनों को फोकस की ज़रूरत होती है, बट अलग अलग लेवल पर। तो हमें उस तरीके से उनको क्या शिक्षा देनी चाहिए। लचीला पाठ्यक्रम, लचीला पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम ऐसा हो जो अलग अलग क्षमताओं वाले छात्रों के लिए अनुकूल हो। यहाँ पे भी इसका मतलब यही है कि हमें सभी स्टूडेंट को सेम जो पाठ्यक्रम है, मतलब सिलेबस है, वो सेम नहीं रखना चाहिए। जैसे कि सेक्शन होती है फ़िलहाल तो अब एक स्कूलों में, तो हमें उनके लिए क्या है, पाठ्यक्रम को भी थोड़ा डिफरेंट रखना चाहिए, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रखना चाहिए, उनके लेवल के अकॉर्डिंग रखना चाहिए। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए विशेष अवसर, तेज विद्यार्थी को अतिरिक्त कार्य और उन्नत गतिविधियाँ दी जानी चाहिए। जो स्टूडेंट थोड़े प्रतिभाशाली होते हैं उनको भी हमें अलग से ध्यान देना चाहिए, उनको हमें थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क देना चाहिए जिसमें उनका इंटरेस्ट है, हमें उन्हें थोड़ा और रीजनिंग वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए देना चाहिए। फिफ्थ क्या है, कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए सहायक शिक्षक, उन्हें अतिरिक्त अभ्यास और मार्गदर्शन देना चाहिए। जो कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं उनके लिए हमें और अधिक समय देने की ज़रूरत होती है। रुचि आधारित शिक्षा, छात्रों को रुचि के अनुसार विषय और गतिविधियाँ चुनने का अवसर देना चाहिए। जैसे कि हम 10th के बाद बच्चों को एक ऑप्शन मिलता है कि वो साइंस ले, आर्ट्स ले या कॉमर्स ले, तो इसी टाइप से हमें क्या है, उनके लिए उनकी रुचि के आधार पर क्या करनी चाहिए, अलग अलग विषय उनके सामने चॉइस में रखने चाहिए, अलग अलग गतिविधियाँ करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल हम स्कूल के अंदर पढ़ाई को ही फोकस रखते, पढ़ाई पर ही फोकस रखते, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें समय समय पर खेल आदि जो और अन्य प्रतियोगिता है उनका भी आयोजन करना चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को उनके अंदर इंटरेस्ट होता है, खेलों के अंदर, संगीत के अंदर, ताकि उनका भी विकास हो सके। इसलिए हमें केवल शिक्षा पर ही आधारित नहीं रहना चाहिए। मार्गदर्शन और परामर्श की व्यवस्था, विद्यार्थी को उनके भविष्य और क्षमता के अनुसार देना आवश्यक है। अब 8 सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का आयोजन, खेल, संगीत, कला, वाद विवाद आदि से भी विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। तो हमें ओनली पढ़ाई पर फोकस ना करके इन सारी गतिविधियों को भी स्कूल के अंदर कराना चाहिए ताकि सभी का सर्वांगीण विकास हो सके। 9th है मूल्यांकन की विविध विधियाँ। मूल्यांकन का मतलब होता है मतलब एक तरीक़े से टेस्ट करना उनको। तो यहाँ पे क्या, केवल लिखित परीक्षा नहीं बल्कि प्रोजेक्ट, मौखिक परीक्षा, गतिविधियाँ आधारित मूल्यांकन भी
होता है। हमें ऐसा नहीं है कि हम एग्ज़ाम लेकर ही ये बता दें कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये डल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें केवल लिखित परीक्षा पर नहीं बल्कि प्रोजेक्ट देने चाहिए, मौखिक परीक्षा, ओरल जो एग्ज़ाम होते हैं वो लेनी चाहिए, हमें एक्टिविटी करनी चाहिए। ये सभी इनके आधार पर ही हमें क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। अनुकूल कक्षा वातावरण, तो ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसमें हर छात्र सुरक्षित और प्रोत्साहित महसूस करे। हमें कक्षा का जो वातावरण है उसको अनुकूल रखना चाहिए हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि हम केवल जो प्रतिभाशाली जो स्टूडेंट है केवल उनको ही अच्छा फील करा रहे हैं और जो थोड़े कमज़ोर है उनसे हम नेगेटिव वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अनुकूल कक्षा में वातावरण बनाना चाहिए। अब लास्ट में क्या है, निष्कर्ष, शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी को क्षमता के अनुसार विकास करना है, इसलिए शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नता को समझकर शिक्षण करना चाहिए।